वो महाविद्यालय से परिचित हो रहे हैं। हिंदी भाषा आज का विषय हमने रखा था मातृभाषा, और मातृभाषा हिंदी भाषा तक जाती है, लेकिन दोनों में भी फर्क है। मातृभाषा कहते हैं तब आप जहाँ जिस प्रदेश में पैदा हुए हैं, जिस भूगोल में जहाँ जैसी बोली बोली जाती है, जिसे आप बोलते हैं वो आपकी मातृभाषा है। और भी स्पष्ट ये होगा कि आपकी माँ जो बोलती है या आपका परिवार जो बोलता है, हालांकि इसमें भी फर्क आ जाता है, पिता की और माँ की बोली भी अलग हो सकती है। आप ये समझेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा तब हो जाता है जब पिता कहीं से भी शादी करके किसी भी क्षेत्र से ले आया, तब उस महिला की बोली उस परिवार से, उस गांव से भी अलग होगी, लेकिन जो बच्चा बोलेगा वो माँ की बोली बोलेगा। तो मातृभाषा का मतलब ये हुआ कि वो प्राथमिक भाषा जो माँ ही बोलती है और बच्चा सुनता है। आज का विषय हमारा बहुत डिबेटेबल हो गया। एक विद्यार्थी ने और हमारे अतिथि ने जिस तरह से बात रखी, उससे तो लगता है कि हिंदी भाषा मनाना जीरो तक पहुंचा दिया, लेकिन फिर भी एक भावना है जिसकी ओर मैं इशारा करूँगा, क्योंकि मैं प्रवक्ता हूँ इस भाषा का, क्योंकि मैं खाता भी इसी को हूँ, ओढ़ता भी इसी को, पीता भी इसी को। तो मेरे अंदर से अगर ये निकल के आएगी तो मैं इसके लिए प्रमाण दूंगा 2 किताबों का। आज मैं प्रमाण सहित ही बोलूँगा। सो इसलिए कि ताकि आपको भी पता रहे और अतिथि महोदय को भी पता रहे, संयोग से इतनी तैयारी करके मैं कभी नहीं आया जितनी आज। वैसे ज़्यादा तैयारी नहीं की, किताब मेरे पहले से ही मेरे साथ है, लेकिन किताब क्लासिक किताब है। इसी बहाने आप उस किताब तक पहुँचेंगे और उस राइटर तक पहुँचेंगे, उस कवि तक पहुँचेंगे, और भावना वही रहेगी मातृभाषा की। हमारा डिबेट का विषय भी यही था। हमने नहीं रखा ये दिवस, हमारी मातृभाषा लगभग हिंदी है। लगभग क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप पैदा हुए हाड़ौती में, तो हाड़ौती बोल रहे हो, हिंदी नहीं बोल रहे। मातृभाषा में क्या बोल रहे हैं? हाड़ौती। राजस्थानी भी नहीं, राजस्थानी भी 5-6 तरह की है। हाड़ौती, हाँ, इधर जो भीलवाड़ा से वो कौन सी मेवाड़ी कहलाई, इस तरह से बोली वो जो हर 2 कोस में बदल जाती है। तो फिर भी हम कहेंगे कि हम हाड़ौती बोलते हैं, हमारी मातृभाषा है। तो मूल मुद्दा ये था कि हमारी प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में हो। आज का सारा विषय हमारा यहाँ आकर के ठहरता है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, संविधान किस भाषा में लिखा है, पीएमटी डॉक्टर किस भाषा में पढ़कर के डॉक्टर बन रहे हैं, किस भाषा में पर्चे लिख रहे हैं, चूंकि वो जिस भाषा में पढ़ेंगे उसी भाषा में लिखेंगे। जब सारे संवैधानिक शब्दावली, तकनीकी शब्दावली, कंप्यूटर की शब्दावली अंग्रेजी की है, तो सारा काम अंग्रेजी होगा जाएगा। इससे ये साबित नहीं हो जाता है जिसे राष्ट्रभाषा कहते हैं और जिसे राजभाषा का दर्जा, अभी ये भी डिबेटेबल है। राष्ट्रभाषा कौन सी है? सवाल ये उठता है कि इस देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन इससे साथ में ये भी साफ होता है कि इस देश की जितने भी प्रदेश है सबकी अपनी भाषा है। हिंदी किसी भी प्रदेश की भाषा नहीं है, फिर इसे राजभाषा क्यों कहा जा रहा है और राष्ट्रभाषा भी क्यों कर कह दिया जाता है? इसलिए कि इस राष्ट्र की भाषा अगर कोई हो सकती है तो हिंदी। सो राजभाषा भी यही है। अगर कोई राष्ट्र है संप्रभु, तो उसका ये भूगोल होना चाहिए, स्वायत्तता होनी चाहिए। तो तीसरा क्या होना चाहिए? भाषा। जिस प्रदेश की, जिस देश की भाषा नहीं हो सकती तो देश ही नहीं हो सकता। तो हिंदुस्तान देश नहीं है। तभी इंडिया और भारत को लेकर के अभी डिबेट लंबी चौड़ी हुई थी, संसद तक में हुई, प्रधानमंत्री ने भाग लिया, इंडिया कहना छोड़ दिया प्रधानमंत्री। कहाँ से हुए हो आप?
जिसको हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया कहना ही बंद करो। और उन्होंने इंडिया को लेकर के जितने भी प्रोजेक्ट लगाए थे तो बोला कि प्रधानमंत्री जी फिर आपने प्रोजेक्ट भारत के नाम से बनाने थे। तो अभी हम डिबेट में हैं, हमारे प्रधानमंत्री तक जिस भाषा को बोल रहे हैं, जिस मुद्दे पर बोल रहे हैं, वो उस पर कब आते हैं और कब वहाँ से निकल लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है। एक सिद्धांत जिसे कहते हैं, राष्ट्र तभी हो सकता है, ये पॉलिटिकल साइंस वाले बैठे हुए हैं, संप्रभु राष्ट्र तभी होगा जब उसकी एक भाषा हो। और ये हिंदुस्तान की अगर एक भाषा हो सकती है तो हिंदी हो सकती है, क्योंकि हर प्रदेश की अपनी भाषा है। मैक्सिमम अधिकतम भाषा, अधिकतम प्रदेशों की भाषा अगर कोई हो सकती है तो कौन सी है? कौन सी है? फटाफट बोल दीजिएगा। हिंदी के अलावा कोई इसलिए नहीं हो सकती कि 8-10 प्रदेश की भाषा विश्व में दूसरे नंबर पर आती है। तो जिसकी हैसियत इतनी बड़ी है लेकिन मानसिकता नहीं है। और ये मानसिकता की बात है कि जब तक मानसिकता नहीं होगी, चूंकि हम गुलाम रहे 800 साल मुस्लिमों के और 250 साल अंग्रेजों के, तो हम क्या हुए? गुलाम। अगर हम आज़ाद भी हुए तो मानसिक तौर पर गुलाम हुए। जब आप मानसिक गुलाम हो तो क्या सोचोगे? इसलिए मैंने कहा था आपसे कि मेरे पास बहुत सारे नोट्स है, उसका सारांश दूंगा मैं। 2 किताबों का जिक्र करूँगा। रसूल हम जातो, ये नाम भी आपको याद रह जाए। वैसे भी मैं इस पर काम कर रहा हूँ अगले 1 सप्ताह। रसूल हम जातो रसियन कवि है, दागिस्तान के। रूस में भी एक जगह है, भारत में भी बहुत सारी जगह है जब कवि पैदा होता है। सूर्यमल मिश्र कहाँ पैदा हुए? कहाँ हुए? अब तो हद हो गई, ना हिंदी में बोलते हो ना अपने कवि पर बोलते हो। आपके बगल में 5 किलोमीटर दूर तो इतने बड़े कवि, वीर शौर्य रस के कवि, और उन्होंने जो कुछ लिखा वो हमारे कवि है। उसी तरह से अब ये कहा जाए कि सूर्यमल मिश्र कहाँ पैदा हुए, मोदी कहा जाएगा। उसी तरह से रूस में दागिस्तान जो जगह थी उसकी आवार भाषा थी, और वहाँ से लाख जाती रहती थी तो उसकी लाख भाषा थी। वहाँ के मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा इसलिए कि ये पुस्तक इस तरह की है जिस तरह से रूस में दूसरे बड़े लेखक पैदा हुए। लेव टॉल्स्टॉय, उन्होंने क्या लिखा है ऐसा, युद्ध और शांति नाम से एक उपन्यास लिखा जो 5 वॉल्यूम में होता है, और युद्ध आज भी चल रहा है। महाभारत भी युद्ध ही है, और आज यूक्रेन और रूस फिर लड़ रहा है, उसी देश में लड़ रहा है जिसमें रूस ने युद्ध और शांति 2 ही शब्द दिए थे। निष्कर्ष यह आता है कि शांति की ही तलाश में हैं हम। युद्ध बंद करके अंत तक क्या चाहते हैं? शांति। तो शांति पाने के लिए क्या करते हैं? युद्ध। तो युद्ध और शांति दोनों, इसमें भी अंतर्द्वंद है। वो वही लिखा गया था, और ये हर भाषा में अनुवादित उपन्यास है लेव टॉल्स्टॉय का युद्ध और शांति। इसी तरह से वही कवि एक पैदा हुए, रसूल हम जातो, जिसने लिखा मेरा दागिस्तान। और मेरा दागिस्तान मेरे को इसीलिए याद आया कि आज जब हमने टॉपिक दिया था मातृभाषा का, उसको हम समझ सके। उसमें वो लिखते हैं, और 2-3 उदाहरण हैं। ये किताब इस तरह की है कि मुझे भी संयोग से 8-10 साल पहले मिली थी। विद्यार्थी हो, थोड़ा अटेंशन रहो। मैं न तो पढ़ा रहा हूँ आपको, न हिंदी दिवस मना रहा हूँ, मैं आपको 2 लेखक के बारे में बता रहा हूँ। और 2 लेखक को सुनने के बाद आप ये समझ सकेंगे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमारी हॉबी पढ़ने में क्या होनी चाहिए,
ये वो पुस्तक है जो मैं जयपुर में था, बुक स्टॉल से गुजर रहा था। एक मित्र बोले कि ये किताब आप लेते जाइए। मैं नहीं जानता था, पर उसने जब ये जोर डाला कि ये किताब तो आप मेरे कहने से लेते जाइए, मैं ले गया, पूरी किताब पढ़ी। उसका दूसरा पार्ट भी था, दूसरा पार्ट मैंने बाई डाक राजकमल से मंगाया। आज दोनों किताब मेरे पास है और मैं उसको तीसरी बार पढ़ चुका हूँ। तीसरी बार पढ़ने पर भी जब प्यास नहीं बुझी तो मैंने नोट्स लिए और वो किताब जितने भी 2 वॉल्यूम की है, लगभग 20,000 शब्द मैंने नोट कर डाले, क्योंकि मुझे चैन नहीं पड़ा जब तक कि ये चीज़ें मेरे पास उस वक्त होनी चाहिए जिस वक्त मैं चाहूँ। तो किताब को फिर दोबारा पढ़ो। लेकिन मैंने आज उस भाषा को लेकर के, जब मातृभाषा की बात करते हैं तो मुझे सबसे सटीक उदाहरण यहाँ मिलता है। वो किस तरह से मिले वही मैं आपके सामने रखूँगा। और ये तो सिर्फ सैंपल है, अगले सप्ताह तक मैं अब इसी पर काम कर रहा हूँ। किस तरह से काम कर रहा हूँ ये आपको पता होना चाहिए, जमाना क्या है। और अभी हम जब आ रहे थे यहाँ, एक तरफ हम कह रहे हैं कि अब मामला मसला ये नहीं रहा कि आपकी भाषा क्या है। आपकी भाषा कोई भी होगी, AI वो काम कर देगा कि आप अब इस तरह से नहीं रहोगे जिस तरह से ये अबू तालिब नाम का एक पात्र बार बार रिपीट करते हैं अपनी किताब में, एक उलूक पात्र को करते हैं, इस तरह से बार बार आता है। तो ये रूस दागिस्तान से मास्को पहुँचे, तो मास्को में इनको एक दागिस्तानी कपड़ों में एक व्यक्ति मिला, तो दौड़ करके उसके पास पहुँचे और क्या संवाद होता है वो संवाद ही मैं सुना रहा हूँ। तो उदाहरण है हमारे पास। तो दागिस्तानी पोशाक में जो दिखाई दिया एक अनजान जगह में, तो उसको लगा कि दागिस्तानी होगा, तो दौड़ के पहुंचा और उसने उससे लात में बात की, वो नहीं समझा। तो उसने कुमीक में बात की, वो नहीं समझा। फिर ताक में बात की, फिर भी नहीं समझा। तो उसने लेज़गीन में बात की, लेकिन जब नहीं समझा तो फिर रूसी में बात की, तब समझ में आया। इसके बाद वो कहता है कि लाभ की फिर आवाज़ से मुलाकात हुई, जब रूस में दोनों एक दूसरे की बात समझ सके। अब भाषा का महत्व क्या है, अभी और आगे बढ़िए। जब अबू तालिब मास्को पहुंचा तो अंग्रेज मिल गया, तो अंग्रेज से वो पूछ रहे थे कि मंडी किधर है, मंडी का पता पूछ रहे थे। वो अंग्रेजी में बोला, फ्रांसीसी में बोला और स्पेनी में बोला, वो नहीं समझा। अब देखिए, अब थोड़ा गौर करने की बात है। वो इतने में बोला तो अगला बोला रूसी में, अवार में, लात में, लेज़गीन में, दारगीर में, कुमीक में, वो नहीं समझा। अब फिर थोड़ा गौर करिए। इसके बाद एक सुसंस्कृत व्यक्ति जो दागिस्तानी था, वो क्या कहता है कि तुम अगर थोड़े से सुसंस्कृत होते, वो कह रहा है उससे, अगर तुम थोड़े से सुसंस्कृत होते और 2.5 शब्द अंग्रेजी का बोल लेते तो सारी बात समझ में आ जाती। अब देखिए चौथे पायदान पे चलिए। वो दागिस्तानी बोल रहा है कि तुमने ये कैसे समझ लिया कि वो मेरे से ज़्यादा सुसंस्कृत है। कारण अब इसके लिए उदाहरण देता है, क्योंकि अंग्रेज से बात करने के लिए उसने 3-4 बोलियों में बात की, मैं नहीं समझा। मैंने 5-6 में बात की, वो नहीं समझा, तो सुसंस्कृत कौन हुआ? अगर वो सुसंस्कृत होता तो मेरी भाषा में वो समझ चुका होता। लेकिन ये हमारी मानसिकता कि हम गुलाम क्यों हैं। इतनी दूर की किताब से ये हमें बहुत कुछ मैसेज करती है। अभी 2-3 और उदाहरण हैं। वही कोटेशन जो लिखा है, अब मैं इसको पढ़ना चाहूँगा।
वो क्या कहते हैं, मेरे लिए विभिन्न जातियों की भाषाएं आकाश के सितारों के समान है। और कि मेरे लिए विभिन्न जातियों की भाषा, हर जाति की अपनी भाषा होती है, यानी अपने प्रदेश की भाषा होती है, वो सितारों के समान है। सभी सितारे आधे आकाश को घेरे हैं, लेकिन अधिकांश सितारा आधे आकाश को रोके। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी को निकल जाए। सबका अपना अस्तित्व है, सबका अपना महत्व है, मगर सितारों को भी चमकते रहना चाहिए। ये इतनी सारी बात कहने का मतलब इसलिए कि मुझे ये इस किताब में इतने सारे एग्जाम्पल ये कवि कह रहा है, और ये किताब इसलिए महत्वपूर्ण है, हर देश की भाषा में इसका अनुवाद हो चुका है इसी कारण से, और इसको उपन्यास कहा जाता है। लेकिन ये उपन्यास कहीं से भी नहीं लगता, इसके बावजूद भी इसको उपन्यास इसलिए कहते हैं कि आत्मकथात्मक उपन्यास है। इसमें उसका गांव है, उसका पहाड़ है, उसकी भाषा है, उसकी माँ है। वो दागिस्तान कहता है, ये मेरा दागिस्तान, रूस नहीं कहता हो। अगर सूर्य मिश्रा बूंदी भी पैदा हो गई तो वो राजस्थानी नहीं कहेंगे, तो कहेंगे मैं हाड़ौती में पैदा हुआ। तो ये एहसास हमें, भाषाई एहसास एक कवि हमें दिलाता है, एक साहित्यकार दिलाता है। जब जवाहरलाल नेहरू बात करते थे बतौर स्वतंत्रता सेनानी, बतौर प्रधानमंत्री, तब रामधारी सिंह दिनकर याद आते हैं। वो संस्कृति के 4 अध्याय मेरे जंगल में रखी थी, मुझे वो मिल नहीं रही, मैं भी खोज रहा हूँ। कोई ऐसा विद्यार्थी जो उसे वहाँ से उठा ले गया, कृपया उसे वापस पहुँचाए। वो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये समझने के लिए। उस संस्कृति के 4 अध्याय की भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। तो साहित्यकार का संबंध उस राजनेता से किस तरह से होता है, क्या मतलब निकलता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें थोड़ा मजबूर करती है कि समझ सके कि हिंदी दिवस मनाने का मतलब, हिंदी तो बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ तो ये कहा जा रहा है आप जिस बोली को बोल रहे हैं उसका भी महत्व है। अब मैं निष्कर्ष तक अपनी बात का आऊँगा। वैसे दूसरी और किताब थी जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, हिंदी की आत्मा, लेकिन अब बहुत सारी बातें हो गई जो हिंदी की बात है, लेकिन आज मातृभाषा की बात थी। और मुझे रसूल हमजादों की मेरा पाकिस्तान के बतौर जो इतने सटी मार्मिक उदाहरण हैं वो शायद आप समझ सके हो। नहीं भी तो ये वीडियो बराबर जारी रहेगा, और फिर भी नहीं भूख लगे तो मेरा दागिस्तान का अब 4-5 एपिसोड में मैं पूरा जहाँ से भी मार्मिक चीज़ें हैं उसको मैं लिपिबद्ध कर रहा हूँ। तो ठीक है, बात ये आती है कि अनुवाद की भाषा बनाने की जरूरत नहीं है, हिंदी को अनुवाद की भाषा बना दिया गया। अंग्रेजी का अनुवाद करो या संस्कृत का अनुवाद करो, लेकिन हिंदी की आत्मा, लिखने वाला लेखक ये कहता है कि हिंदी की एक जीनियस है। अब आप इस निष्कर्ष पर आओगे, मुख्य अतिथि महोदय भी आज यहाँ से ये मैसेज लेके जाएंगे कि अगली बार ये ना कहें कि अंग्रेजी कुछ भी कर ले, लेकिन वो नहीं कह सकती। माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता। माँ का मतलब होता है ज़मीन, ज़मीन का स्थान कौन ले सकता? आसमान नहीं ले सकता। जब सितारे होते, ज़मीन होगी तभी उसका महत्व है। तो माँ होगी तभी बच्चा होगा, और माँ बोलेगी वही बच्चा बोलेगा। इसका मतलब ये कि सर्वसम्मति से पास हो चुका है कि बच्चा अपनी मातृभाषा में ही पढ़ाई करे, चाहे कहीं का भी हो। यह उसका हक है, प्राकृतिक हक। कानून के द्वारा भी नहीं बदल सकते आप, माँ को नहीं बदल सकते तो उसकी बोली भी नहीं बदल सकते। और अगर उसकी बोली नहीं बदल सकते तो किसी भी राष्ट्र की भाषा तो होनी चाहिए जो उसी की हो सकती है। कम से कम विश्व में 4-5 राष्ट्र है जो अपनी भाषा रखते हैं। चीन भले अमेरिका में काम करेगा, हम भी कर रहे हैं, लेकिन चाइनीज सर्वोपरि है। इसी तरह से बहुत सारे देशों की है, तो हिंदुस्तान की क्यों नहीं हो सकती? इसलिए नहीं हो सकती कि मानसिकता से हम गुलाम हैं। और यही कारण है कि जो यहाँ इधर बताया गया कि वो सुसंस्कृत कैसे हुआ। अगर उसने अंग्रेजी बोली
स्पेनी बोली, लेकिन मैंने 4, 5, 6, 7 उससे ज़्यादा दर्जन बोलियां बोली, वो भी तो नहीं समझा वो सुसंस्कृत कैसे हुआ। ये था सवाल। फिर भी उसने अपने ही आदमी ने कहा कि तुम सुसंस्कृत नहीं हो। इसके बावजूद भी आधा दर्जन भाषा में बात की, वो अंग्रेज 3 ही भाषा में बोल सका, तो उसको सुसंस्कृत किसने कहा? मानसिकता ने। तो ये मानसिकता है, ये मसला मानसिकता पर आकर के टिकता है। आइंदा जब बात करो आपके पास इतने तर्क होने चाहिए कि इन लोगों को पता नहीं है जो ये कह देते हैं कि राष्ट्र के लिए एक भाषा का होना जरूरी है, अंग्रेजी होगी तो भी राष्ट्र संपन्न नहीं होगा, कोई नहीं सकता, क्योंकि अंग्रेज तो अंग्रेजी की है, अंग्रेजी अंग्रेजों की है, हिंदुस्तानियों की नहीं है। अगर आपने ले रखी है तो मानसिकता के कारण। धन्यवाद।